मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत यानी फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रेमंड बी कैटेल महोदय ने सन 1963 में किया था। बाद में जॉन एल हॉर्न नाम के मनोवैज्ञानिक हुए। आप कैटेल के ही शिष्य थे। इन्होंने इस सिद्धांत का विस्तार किया। इस सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कैटेल का बुद्धि सिद्धांत, कैटेल हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत, GFGC मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, निश्चित अनिश्चित बुद्धि सिद्धांत। तो इनके इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इनके सिद्धांत के विषय में। कैटेल महोदय ने बुद्धि के स्वरूप को निश्चित करने के लिए इन्होंने स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी को ही आधार बनाया। उन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य योग्यता कारक यानी जी फैक्टर को ही बुद्धि के स्वरूप को समझाने के लिए दो भागों में बांटकर बुद्धि के दो प्रकार बताए। एक कहा उन्होंने तरल बुद्धि और दूसरा उन्होंने बताया ठोस बुद्धि। यानी एक फ्लूइड इंटेलिजेंस, दूसरा क्रिस्टलाइज। क्योंकि ये तरल है, जैसा कि नाम से ही मीन्स द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, इसीलिए इसको अनिश्चित बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ ठोस की बात करें तो इसको इन्होंने घनीकृत, और घन या ठोस होता है तो ठोस का आकार निश्चित होता है, इसलिए इसको निश्चित बुद्धि के नाम से जाना गया है। यहाँ चित्र भी बने हुए हैं। इस चित्र में जल है, एक यहाँ पे बीकर बना हुआ है, बीकर में कुछ पानी है जिसमें भर के दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रिस्टलाइज को शेप बने हुए हैं, तो ये क्रिस्टल के आकार हैं, यहाँ पे ये बने हुए हैं। इस प्रकार से चित्र देखकर ही ब्रेन में इमेज बन जानी चाहिए कि कैटेल महोदय ने दो प्रकार का इंटेलिजेंस बताया है, एक लिक्विड फॉर्म में है और एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी एक फ्लूइड है, एक क्रिस्टलाइज है। इन दोनों ही बुद्धि को इंडिकेट करने के लिए तरल के लिए इन्होंने नाम दिया है GF। जी यहाँ पर जो शब्द है वो जनरल को इंडिकेट करता है, और F यहाँ पर फ्लूइड। और यहाँ पर GC की बात करेंगे तो G फॉर जनरल और C फॉर क्रिस्टलाइज। यानी स्पीयरमैन के जी फैक्टर से ही इन्होंने दो स्वरूप ये बुद्धि के बताए हैं, इसीलिए इन्होंने दोनों को इंडिकेट करने के लिए भी GF यानी जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस और GC यानी कि जनरल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस नाम दिया है। अब देखते हैं इन दोनों प्रकारों को। कैटेल महोदय कहते हैं कि ये जो तरल बुद्धि है ये वंशानुक्रम होती है, यानी जेनेटिक रूप से डिसाइड होती है, व्यक्ति को जन्म से ही मिली हुई होती है। या फिर हम ये कहें कि उसको जन्म से जो योग्यताएं मिली होती हैं उससे फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में हमको सूचना मिलती है, या कहें उससे फ्लूइड इंटेलिजेंस निश्चित होती है। हमारी तार्किक क्षमता, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है उसके फॉर्म में तरल बुद्धि कार्य करती है। हमारे सोचने समझने की जो जन्मजात क्षमता है उसको हम तरल बुद्धि के रूप में समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जब ठोस बुद्धि की बात करें तो ये ठोस बुद्धि अर्जित बुद्धि है, यानी वातावरणीय कारकों से प्रभावित है। हम ये कहें कि हमारे जितने भी अनुभव होते हैं, अनुभवों के आधार पर जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उससे ठोस बुद्धि का निर्माण होता है। जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि हमको जेनेटिक रूप से ही, जन्म से ही मिली होती है। यहाँ पर एक और बात कि तरल बुद्धि जब जन्म से ही निश्चित है, यानी कि व्यक्ति जन्म से जब डिफर हैं तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होंगे वो जन्म से ही निश्चित होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कहेंगे कि जो तरल बुद्धि है वो वंशानुक्रम है, और इस पर बाहरी किसी प्रभाव का यानी अनुभव का या किसी ट्रेनिंग का इस पर तरल बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मूल उसकी सोच है, यानी मौलिक रूप से चिंतन की जो योग्यता है वही तरल बुद्धि है। जब कभी व्यक्ति को नई समस्याओं का सामना करना होता है तो जब पहली बार जीवन में वो समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए व्यक्ति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करता है।
यानी कि उसके पास उस समस्या से जुड़ा हुआ पहले से कोई अनुभव नहीं होता है। तो उस समय जब उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है, उस समय जिस विवेक ज्ञान का वो प्रयोग करता है, उसको हम तरल बुद्धि कहते हैं। और जब एक बार समस्या का समाधान कर चुका होता है और फिर दोबारा उससे सिमिलर समस्या आती है, तो व्यक्ति अपने उस अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान खोजता है। तो दोबारा से जब अनुभव को आधार बनाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है, यानी कि अर्जित ज्ञान हो चुका है, उसके आधार पर समस्या का समाधान किया जाएगा। या हम ये कहें कि हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर किसी भी समस्या का जब समाधान खोजते हैं, उस समय हम ठोस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्रथम बार किसी समस्या का सामना होता है, तो हमारे पास जब उससे जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव नहीं होता, तो हम अपने जो मौलिक चिंतन की क्षमता है, यानी कि व्यक्ति को जन्म से मिली हुई जो योग्यता है, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है, उसका प्रयोग करता है। यहाँ पर उसको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। इस प्रकार से यदि हम कहें तो तरल बुद्धि पूरी तरह से केंद्रीय तंत्र का तंत्र की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है, यानी कि व्यक्ति की स्वतः जो अपनी क्षमताएं हैं उससे निर्धारित होता है। इससे वातावरणीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि ठोस बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। देखते हैं किस प्रकार से तरल बुद्धि धीरे धीरे ठोस बुद्धि की तरफ कन्वर्ट होती है। इसको हम जानते हैं, क्योंकि जब कोई भी बालक होगा या कोई विद्यार्थी होगा, अपनी पहली क्लास में होगा, या हम कहें कि एक छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले ये माना जाता था कि उसका ब्रेन है वो एकदम टैबुलर आसा ब्लैंक स्लेट के समान है, ठीक। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वो एकदम ब्लैंक स्लेट के समान नहीं है, वरन उसके पास कुछ क्षमताएं मौजूद हैं, उसको सिचुएशन की जरूरत है। तो यहां पर ये कैटेल महोदय का कहना ये था कि व्यक्ति को कुछ क्षमताएं जेनेटिक रूप से मिली होती हैं, यानी कि जन्म से ही उसको कुछ योग्यताएं, कुछ ज्ञान उसको मिला होता है, जिसके आधार पर वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है, नई चीज़ों को सीखता है। जैसे कि छोटा बच्चा जब पहली बार हिंदी की वर्णमाला या अंकों का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो अपने विवेक के हिसाब से करता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, तो कोई बच्चा बहुत देर से सीखता है। तो ये उसकी कहीं ना कहीं वंशानुगत, यानी उसको जेनेटिक रूप से जो योग्यताएं मिली हैं उससे निश्चित हो रहा है। क्योंकि बच्चा तो समान क्लास में फिर भी कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, यानी कि यहाँ पर तरल बुद्धि कार्य कर रहा है। तो जब पहली बार किसी समस्या का सामना होता है, जब हमारे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, उस समय हम अपने मौलिक चिंतन के द्वारा, अपने अमूर्त चिंतन के द्वारा, अपनी क्षमताओं के द्वारा उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जिस बुद्धि का प्रयोग होगा उसको कैटेल महोदय ने कहा कि ये तरल बुद्धि होगी। और जब हमने समस्या का समाधान एक बार कर लिया, इसका मतलब हमको एक बार अनुभव प्राप्त हो गया, तो तरल बुद्धि का प्रयोग करने के बाद हमको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। और जब एक बार अनुभव मिल गया, तो दोबारा उससे मिलती जुलती जब समस्या अगली बार आएगी, तो हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। या हम कहें कि दोबारा वही समस्या आएगी, तो हम उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। या उससे मिलती जुलती भी समस्या होगी, या हम ये कहें कि कुछ फैक्टर उसमें जुड़े होंगे, तब भी हम इसमें अपने अनुभवों का प्रयोग करेंगे। इसलिए बाद में जिस बुद्धि का प्रयोग करेंगे उसको कैटेल महोदय ने कहा कि ये ठोस बुद्धि है। जैसे सपोज एग्जाम्पल, हमने कोई कार चलाना सीख ली। कार चलाना जब पहली बार सीखे, जीवन में पहली बार, तो हमारे पास अपने हिसाब से हमने उसमें कुछ ट्रिक बनाई होगी, अपने हिसाब से हमारा ब्रेन कार्य किया होगा। हमने ये देखा होगा कि कहाँ पर कैसे हमको कार्य करना है, किन किन चीज़ों को याद रखना है, और हमने अपने ब्रेन में वो इमेज बनाई होगी। तो जब फर्स्ट टाइम हमने उस कार्य को सीखा है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके स्वतः सीखा है, तब हम कहेंगे उसमें हमने तरल बुद्धि का प्रयोग किया है। और जब तरल बुद्धि से हमने उस चीज़ को सीख लिया, हमको एक बार अनुभव प्राप्त हो गया, तो दोबारा अन्य किसी हम वाहन को भविष्य में चलाना सीखेंगे, तो हमारा पहले का अनुभव उसमें निश्चित तौर पर कार्य करेगा। तो दोबारा से किसी अन्य वाहन को चलाने की योग्यता में ठोस बुद्धि यहाँ पर कार्य करेगी। या फिर हम विद्यार्थी के संदर्भ में कोई एग्जाम्पल लें, तो हम ये कह सकते हैं
कि जब छोटी क्लास का बच्चा जब पहली बार जोड़ या घटाव सीखता है, तो जोड़ घटाव जब पहली बार सीखता है, इसका मतलब वो अपने विवेक से सीखता है, वो अपने ब्रेन को एक्टिवेट करता है, अपने अमूर्त चिंतन से सीखता है, अपनी समस्या का समाधान स्वतः निकालता है। तो जब बच्चा जोड़ घटाव सीख लेता है, फिर उसको गुणा भाग सिखाना होता है। तो गुणा भाग सिखाने के लिए वो अपने जोड़ और घटाव वाली एबिलिटी को उसमें प्रयोग करता है। यानी कि उसने जब पहली बार जोड़ और घटाना सीखा था, उस समय उसके लिए मौलिक कार्य था। पहली बार उसने करके सीखने का एक्सपीरियंस किया था, यानी उसने अपनी क्षमताओं के हिसाब से जोड़ करने की एबिलिटी विकसित की थी, घटाना करने की एबिलिटी अपने अंदर विकसित की थी, जो कि जीवन में पहली बार थी। तो जब पहली बार उसने इस कार्य को सीखा, तो हम कहेंगे उस समय उसने तरल बुद्धि का प्रयोग किया था। लेकिन दोबारा से जब उसको गुणा भाग या भिन्न करने के लिए कहा जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो अपनी पुरानी जोड़ और घटाने वाली एबिलिटी का उसमें प्रयोग करेगा। यानी जब बच्चा जीवन में पहली बार जोड़ घटाव सीखता है, तो इस समय वो अपने ब्रेन में मौजूद क्षमताओं का प्रयोग करता है। यानी उसको वंशानुगत रूप से जो क्षमताएं मिली हुई हैं, उसके ब्रेन की जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो अपनी समस्या का समाधान करता है। यानी कि वो नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। तो नई चीज़ को सीखने में जिस बुद्धि का वो प्रयोग कर रहा है, उसको कहा यहाँ पर कैटल महोदय ने कि तरल बुद्धि है। जब उसने जोड़ घटाव एक बार सीख लिया, सीखने के बाद उसको अनुभव प्राप्त हो गया, क्योंकि वो जोड़ने और घटाने की एबिलिटी को सीख चुका है। तो अगली बार जब वो गुणा एवं भाग सीखेगा, तो अपने उस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को इसमें प्रयोग करेगा। यानी कि जोड़ घटाने वाली एबिलिटी को वो भविष्य में जब गुणा और भाग भिन्न सीखेगा, तो उसमें अपने पुराने अनुभवों को प्रयोग करेगा। तो जब पुराने अनुभवों को किसी अगली समस्या के समाधान के लिए बच्चा प्रयोग करेगा, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर कैटल महोदय के अनुसार ठोस बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि स्टार्टिंग में जब पहली बार जीवन में कोई समस्या आती है, इसका मतलब ये होता है कि हम हमेशा ही तरल बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे तरल बुद्धि का लगातार प्रयोग करते जाएंगे, हमारे अनुभव बढ़ते जाएंगे, और जीवन में जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाएंगे, तो भविष्य में जितनी भी समस्याएं होंगी, उसमें हम ठोस बुद्धि का प्रयोग करते जाएंगे। यानी कि इस ठोस बुद्धि का जो निर्माण है, वो हमारे अनुभवों पर आधारित है, और ये अनुभव हमारी तरल बुद्धि पर बेस्ड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तरल बुद्धि ठोस बुद्धि की तरफ इंडिकेट हो रही है। हम कहें कि तरल बुद्धि से ही ठोस बुद्धि का निर्माण होता है, या ऐसे समझें कि तरल बुद्धि में अनुभव जुड़ते जाएंगे, पर्यावरणीय जितने भी कारक हैं उनका प्रभाव पड़ता जाएगा, जितने संस्कृति के कारण हैं, आसपास माहौल के जितने भी फैक्टर हैं, वो उससे प्रभाव डालेंगे, और धीरे धीरे तरल बुद्धि ठोस बुद्धि की तरफ बढ़ता जाएगा। यदि हम इन दोनों की बात करें, तो तरल बुद्धि के एक उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद घटने लग जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, तरल बुद्धि में हमने यहाँ पर देखा कि नई समस्या का समाधान करने की योग्यता है, हमारे पास कोई अनुभव नहीं होते हैं। उस समय जिस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उसको कैटल महोदय ने कहा यहाँ पर तरल बुद्धि। यहाँ पर हमेशा करके सीखने वाली योग्यता की बात कही गई है। यानी कि सिचुएशन पहली बार आई है, तो पहली बार आई है और हमको अपने हिसाब से समाधान करना है, इसका मतलब हम कार्य करके ही सीखेंगे। तो यहाँ लर्निंग बाय डूइंग एबिलिटी का विकास भी होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होता है, क्योंकि पहली बार जब समस्या होती है, तो हम विविध प्रकार के अलग अलग तरीके अपनाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, कई सारी ट्रिक अपनाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। तो इस प्रकार से जब पहली बार किसी समस्या का समाधान करेंगे, वो समस्या नई होगी, उस समय हम अपनी तरल बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर याद रखना होगा कि तरल बुद्धि लगभग 20 वर्ष की अवस्था तक बढ़ती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती, यानी कि पठार आने के बाद डिक्रीजमेंट शुरू हो जाता है। इस ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ठोस बुद्धि की यदि हम बात करें, तो ठोस बुद्धि लगभग आजीवन या तो बढ़ती है या फिर स्थिर हो जाती है, घटती नहीं है, इवन ओल्ड एज तक।
ओल्ड एज के बाद भी हम कह सकते हैं अप्रॉक्स होल लाइफ। क्योंकि यहाँ पर क्या रहा कि तरल बुद्धि स्टार्टिंग में आपके नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, या हम कहें नई नई समस्याओं का सामना होगा, और जैसे जैसे अनुभव जुड़ते जाएंगे तो आपके पास बुद्धि बढ़ती जाएगी। जो ठोस बुद्धि होगी, यानी कि अनुभव आपके पास बढ़ते जाएंगे, वो आपके ब्रेन में परमानेंट मेमोरी की तरह स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी तरल बुद्धि को कहेंगे, यहाँ पर इसको कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि जो एक्सपीरियंस परमानेंट आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएंगे, जो परमानेंट मेमोरी के रूप में होंगे, उसको यहाँ कैटल महोदय ठोस बुद्धि के नाम से जानते हैं। जो अनुभव से आपने सीखा है उसको ठोस बुद्धि की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर आप जब तरल बुद्धि की बात हो रही थी, यानी कि आप विविध प्रकार के स्वरूपों को चिंतन करेंगे, कई दिशाओं में सोचेंगे, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग हो रहा है, तब आप तरल बुद्धि की तरफ संकेत करेंगे। और वहीं पर हमारे पुराने अनुभव के आधार पर हम समस्या का समाधान करेंगे, यानी कि हम अपने ब्रेन में मौजूद उन समस्याओं में से ही, यानी ब्रेन में मौजूद जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी है, तो उनमें से ही किसी समाधान को खोज कर पुनः समस्या का समाधान करेंगे। यानी कि आपकी थिंकिंग कन्वर्जेंट होगी, आपके ब्रेन में पहले से जो समाधान मौजूद हैं उनकी तरफ इंडिकेट होंगे। तो यहाँ पर ठोस बुद्धि को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के रूप में समझेंगे, और जब तरल बुद्धि की बात होगी तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा यहाँ पर। और दोनों ही ग्राफ से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये तरल बुद्धि जो होगा स्वरूप, तो तरल बुद्धि लगभग 20 साल तक बढ़ती है, और उसके बाद पठार के बाद डिक्रीजमेंट शुरू हो जाता है। जबकि ठोस बुद्धि की बात करें तो लगभग होल लाइफ ओल्ड एज तक ये कंटिन्यू बढ़ती है या फिर स्थिर हो जाती है, घटती नहीं है। यदि हम कैटल के इस सिद्धांत की समीक्षा करें तो ये सिद्धांत शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के लिए ही उपयोगी है। शिक्षकों को बच्चों में तरल बुद्धि को मजबूत करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, तरल बुद्धि संबंधी कार्य देने चाहिए, उसको नवीन समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, उसको कुछ एक्सपेरिमेंटल कार्य करवाने चाहिए, और लर्निंग बाय डूइंग वाली अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें तरल बुद्धि का प्रयोग करेगा बच्चा। और तरल बुद्धि का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब उसके पास एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो अपने जीवन में सफल होने के लिए वो ठोस बुद्धि को भी बढ़ाएगा। यानी कि तरल बुद्धि बढ़ने से ही ठोस बुद्धि का विकास होगा, जो उसके जीवन को सफलता की तरफ ले जाएगा। इस चीज़ का शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही ध्यान रखना होगा। शिक्षकों को अपनी तरल बुद्धि के साथ साथ अपने छात्रों की तरल बुद्धि का भी विकास करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का विकास करेंगे तो धीरे 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 लॉन्ग टर्म मेमोरी का विकास होगा, और परिणामतः ठोस बुद्धि का विकास होगा, जो हमारे होल लाइफ में हमारा साथ देगी। यदि हम बात करें यहाँ पर किशोर छात्रों के संदर्भ में, तो किशोर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे वोकेशनल एरियाज हैं, उनकी हॉबीज हैं, खेलकूद हैं, संगीत कार्यक्रम हैं इत्यादि में भी भाग लेने के कुछ अवसर प्रदान कराने चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर ठोस बुद्धि का विकास होगा। नए नए फील्ड्स में जब वो भाग लेंगे तो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, अपने जो अनुभव होंगे उनके, उन अनुभवों का उसमें प्रयोग करेंगे, जिससे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का विकास होगा। तो शिक्षकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कई फील्ड्स में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रेरित करें, और क्लास में भी कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ कराते रहना चाहिए जिसमें तरल बुद्धि का भी विकास हो। यानी कि कुछ ऐसी नई इनोवेटिव सोच जिसमें वो पहली बार उनका सामना हो रहा हो, तो वहाँ पर उनकी तरल बुद्धि का विकास होगा। साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल कार्य भी कराने चाहिए, कुछ प्रोग्राम भी कराने चाहिए जिसमें उनके तरल बुद्धि एवं एक्सपीरियंस दोनों का प्रयोग हो, जिससे उनकी ठोस बुद्धि का विकास हो सके, वो अपने जीवन में सफल हो सकें। क्योंकि यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि उनको उनके जीवन में सफल बनाना है। तो इसके लिए शिक्षक को दोनों ही प्रकार की बुद्धि के विकास पर ध्यान देना होगा। यदि हम इसकी समीक्षा करें और इसकी आलोचना वाले पक्ष को देखें तो कोई विशेष आलोचना वाला पहलू तो सामने नहीं आता, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना यह है
कि इन्होंने जिस तरल और ठोस बुद्धि को अलग अलग बताया है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सके जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा भी कन्फ्यूजन होता है कि वही तरल बुद्धि है, वही ठोस बुद्धि हो सकता है किसी व्यक्ति का पहली बार उससे सामना हो रहा है तो उसके लिए तरल बुद्धि है, और यदि बाद में किसी अन्य व्यक्ति के लिए वही समस्या हो सकता है वो पहले फेस कर चुका हो तो उसके लिए ठोस बुद्धि है। तो यहाँ पर यह आलोचनात्मक पहलू आता है। हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं कैटल का सिद्धांत हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और शिक्षकों को, छात्रों को, दोनों को ही तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि को समझना चाहिए और दोनों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।